देखो भैया, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन किसमें आता है? ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है भाई। ऑप्टिक्स में हमने अलग अलग फिनोमिना पढ़े थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, फिर क्या था, इंटरफेरेंस था, डाइफ्रैक्शन था। अब इसके बाद क्या आता है इसके अंदर? पोलराइजेशन। ठीक है भाई। ये दोनों है, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये ना, इसको हम किस में देखते हैं? जब हम रे देखना चाहें तब रे देखते हैं, वेव देखना चाहें वेव। ये किसको दिखाते हैं? वेव नेचर को। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या दिखाता है? रे नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव या फिर लाइट। ठीक है। अब पोलराइजेशन में क्या होता है? जैसे हमारे पास जो सनलाइट आती है या कोई भी लाइट आ रही है, वो कैसे आती है? तो मान लिया हमारे पास ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलती है, एनर्जी के पैकेट निकलते हैं, जो हम किसमें पढ़ेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में, कि लाइट या एनर्जी सीधी नहीं जाती, ऐसे बंडल बना के एनर्जी के पैकेट फेंकती है। अब उसके अंदर वाइब्रेशन कहाँ कहाँ होते हैं? तो इसके अंदर पार्टिकल आगे पीछे ऐसे भी वाइब्रेट करता है, ऐसे भी वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ठीक है भाई। और इसी चीज को हम क्या भी बोल सकते हैं? वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं, कि हमको आगे से वेव कैसे दिखती है। ठीक है। अच्छा भाई, चलो हमने इसको देख लिया कि इसके अंदर ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है। अब जो वेव आती है उसके अंदर दो तरह का वाइब्रेशन होता है, टू टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर। दूसरा ट्रांसवर्स नेचर। हाँ भाई बताओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में लॉन्गिट्यूडनल जो नेचर होता है उसके अंदर वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन या फिर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन। अगर लाइट यहाँ पे जा रही है तो इधर देखा कि लाइट अगर यहाँ जा रही है तो वाइब्रेशन ऐसा होगा या वाइब्रेशन ऐसा होगा? ये 1 है, ये 2 है। 1 या 2? सेकंड गलत। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं। मतलब अगर पार्टिकल हमारे पास ऐसा है तो एक बार ऐसे करेगा, फिर आगे गया, फिर से ऐसे करेगा, फिर से आगे गया, जैसे हमारी साउंड वेव चलती है। ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है? अगर लाइट यहाँ पे जा रही है या वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन ऐसे होता है, वेव आगे चल रही है, ये क्या करती है? एनर्जी को कैरी करती है। इस नेचर को बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। और ये हमको किस में दिखता है? जो हमारी व्हाइट लाइट है या सनलाइट है। सनलाइट के अंदर क्या होता है? सनलाइट हो गया, सनलाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या हम बोल सकते हैं ये नेचर किसमें होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। लाइट, सनलाइट या व्हाइट लाइट छोड़ो, आप सीधा देखो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर एक फैक्टर आ गया ई, एक आ गया एम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो फैक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो नहीं वो करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम 3D बनाने की कोशिश करते हैं, बनेगा नहीं वैसे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है। अच्छा भाई, अब जो इलेक्ट्रिक है वो मान लिया ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो एम है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा है, एक ऐसा है। दिखा, पेन दिखा, इस तरह से। ठीक है। तीसरा कौन सा बच गया? ये अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो एक परपेंडिकुलर क्या बच गया? इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और वेव कहाँ चल रही है? इस डायरेक्शन में।
एक डायरेक्शन ये होगी, इसके परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जो प्रोपेगेशन होती है उसके भी परपेंडिकुलर होता है, और इस नेचर को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, अभी हमारे पास एक लाइट है, उसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं। अब वो लाइट कहाँ जा रही है? एक डायरेक्शन में जा रही है। इसके अंदर हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट या फिर नॉर्मल लाइट। ठीक है, अब यहां से लाइट कहाँ जाएगी? तो आंसर है ये लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी। ये लाइट यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। हमने इसके रास्ते में एक ओपनिंग लगा दी। अब इसमें से कौन सी लाइट पास होगी? ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली? इसको हमने बोल दिया, जो ऊपर नीचे है इसको बोल दिया 1, जो ये है इसको बोल दिया 2, जो ये है इसको बोल दिया 3, और जो ये है इसको बोल दिया 4। ये फिर से 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सी पास होगी? इसमें से ये है, देखो। तो इसमें से जो ये वाली वेव है ये तो पास हो सकती है, ये वाली जो है ये पास नहीं हो सकती। क्यों? ये रोक देगी। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अलग अलग कमरे हैं, मान लिया सारे स्टैंडर्ड है, 9th 10th 11th 12th लगा के चलो, हर स्टैंडर्ड के अंदर 100 बच्चे हैं, टोटल हो गए 400 बच्चे। एक कमरा इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड और एक इस साइड, चारों इस डायरेक्शन में हो गए। लेकिन एक मेन गेट है जहां से सभी बच्चे जा सकते हैं। ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। चारों कमरों में से बच्चे एकदम आए, हर डायरेक्शन में से आ रहे हैं, अनपोलराइज है, नॉर्मल है। लेकिन मेन गेट कौन सा है? एक। तो सारे डायरेक्शन में से भाग के आएंगे। हमने एक पोलराइजर लगा दिया, हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब यही रास्ता है, यहीं से जा सकते हो। समझ रहे हो? इसी तरह से लाइट हर डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन अगर लाइट को जाना है तो इसी तरह से जा सकती है इसमें से। अगर किसी और तरीके से जाने लगेगी तो नहीं जा पाएगी। जब इसमें से लाइट आगे निकलती है तो इसको बोलते हैं, जो ये हमने अपरेटस लगाया, जो हमने डिवाइस लगाया है, इसको बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है, आगे जो लाइट प्राप्त होती है, जो लाइट मिलती है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको प्लेन पोलराइज क्यों बोला? क्योंकि जो ये है, ये क्या है? प्लेन के अंदर है, इसके अंदर एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा। अगर एक्स नहीं है तो वाई जेड होगा, अगर वाई नहीं है तो एक्स जेड होगा। मतलब इसके अंदर दो एक्सिस है, जहां पे दो एक्सिस आते हैं वो क्या बनाता है? एक प्लेन बनाता है। तो लाइट ऐसे जा रही है एक प्लेन के अंदर इस तरह से, क्योंकि जब इसको सीधा करके देखोगे, एक स्लिट है, जैसे एक पेज दिखा, अगर मैं इसके अंदर ऐसे एक स्लिट बना दूं तो लाइट को इसके अंदर से जाने के लिए एक रास्ता दिखेगा स्लिट के अंदर से। लेकिन ये क्या है? एक प्लेन है, इस प्लेन में से लाइट निकली तो उस लाइट को क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो हमने ये लगाया है ये किसका होता है? ये निकल का होता है। देख, निकल का ये ना टर्मिनल लाइन निकल कुछ ऐसा है, इसका होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर। अब जिस चीज का ये बना है इसी चीज का एक और बनता है, सेम बनता है। मान लिया जैसे एक पेन ये है, दूसरा मैं इसी कंपनी का ले आऊं, इसको मैंने बोल दिया मार्कर। ठीक है, ये कैसा है? टेम्परेरी। सेम कंपनी का है, सेम डिजाइन का है, बस उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? ये है परमानेंट। लेकिन इनमें डिफरेंस आ गया कि ये टेम्परेरी है, वो परमानेंट है। बट अगर मैं दोनों ले आऊं सेम, ये भी टेम्परेरी वो भी टेम्परेरी, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया तो बोल दिया पोलराइजर। इस पेन को यहाँ पे यूज कर लूंगा
तो उसको बोलेंगे एनालाइजर। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एनालाइजर। इसके नाम से पता चलता है ये क्या करता है? एनालाइज करता है। किसको एनालाइज करता है? कि जो लाइट बाहर निकली है वो पोलराइज लाइट है कि नहीं है। देखो भाई एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल या आप बोल सकते हो कि समझ में नहीं आने वाला होगा, लेकिन हम जो ये दोनों लेके चलते हैं, ये इमेज और ये स्ट्रक्चर दोनों लेके चलते हैं, ये दोनों कैसी होती हैं? एक जैसी होती हैं। जब इसको पहले अनपोलराइज लाइट के सामने रख दिया तो बोल दिया कि ये क्या है? पोलराइजर है। जब हमने इसको पोलराइज लाइट के आगे रख दिया तो ये क्या, इसका नाम क्या बन जाएगा? एनालाइजर। लेकिन दोनों सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो हमारा हो गया पोलराइज लाइट। अब पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? इस चीज को, जो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हम अनपोलराइज लाइट को या नॉर्मल लाइट को पोलराइज कर देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन किस केस में है? लाइट के केस में। यही एक पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा किस केस में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आया था ना, उसमें भी आता है पोलर, पोलराइजेशन, डाइपोल, कुछ ऐसा आया था। वहां पे भी एक वर्ड यूज होता है पोलराइजेशन। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है पोलराइजेशन को डिफाइन करो, तो पहले आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि वो किस यूनिट में से है, ऑप्टिक्स में से है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वालों में से है, पहले 4 चैप्टर्स में से है। अगर पहले 4 चैप्टर में है तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट में बताना पड़ेगा। अगर इस केस में है तो आपको ये बताना पड़ेगा ऑप्टिक्स के अंदर। क्लियर है? अच्छा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कि पोलराइजेशन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। अब एक तो होता है बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और दूसरा बाय स्कैटरिंग। मेन तो ये है ही, लाइट के सामने हमने एनालाइजर रख दिया, पोलराइजर रख दिया, जो लाइट मिली वो पोलराइज लाइट है। ठीक है। बट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन। इस केस में कैसे होता है? ये देखो भाई, ये हमारे पास जैसे हमने एक ग्लास लैब ली थी ऑप्टिक्स में, ये हमने एक ग्लास लैब ले ली, इसके अंदर क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहां से हमने इसके ऊपर एक लाइट गिराई। अब अपनी इमेजिनेशन स्टार्ट करो भाई। इमेजिनेशन का मतलब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर आपके पास पानी का एक गिलास है कांच का, उसमें से आप आर पार देख सकते हो। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर भी कर सकते हो। पानी का गिलास लो, उसमें आर पार देखो, आपको दिख जाएगा। लेकिन उसमें अगर आप गिलास को ऊपर नीचे करके या खुद को ऊपर नीचे करके देखते हो तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, सामने की चीज भी दिखाई देगी। अंदर का तो दिखाई देगा, आपको आगे का भी दिखाई दे सकता है। आज घर पे जाके देखना, ये करके देखियो। ठीक है। तो यहां से देखो, ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी। अगेन क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ तो ये बेंड करेगी। कहाँ करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट हमें ये नहीं देखना, क्योंकि हम ये प्रोसेस पढ़ ही नहीं रहे। हम क्या देख रहे हैं कि हम एंगल चेंज कर रहे हैं, तो कुछ लाइट यहाँ पे भी जा रही है। ये कैसी लाइट है? रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये रिफ्लेक्शन कैसा हुआ है? पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ है। और ये लाइट कुछ आगे चली गई, ये क्या है? रिफ्रैक्शन है, लेकिन पूरा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल रिफ्रैक्शन। अच्छा भाई, अब ये लाइट कैसी थी? नॉर्मल लाइट थी। नॉर्मल लाइट थी तो इसके अंदर वाइब्रेशन ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, राइट। अब जब लाइट यहाँ पे आती है तब तक इसके पास ये नेचर है। अब जब लाइट यहाँ पे जा रही है वापिस, तो इसके पास सिर्फ एक नेचर है, मान लिया ये वाला, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं।
अगर जहां पे एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है। तो जो हमको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से मिलती है वो ये तरीका है। अब देखो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे हमको प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। और इसको किससे लिखते हैं, पी से लिख दिया भाई, पोलराइजिंग है तो इसका पी ले लिया, पोलराइजिंग एंगल पी। अच्छा, अब हमने एक ऑप्टिक्स के अंदर एक टर्म यूज की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, ये होता है म्यू, कि लाइट कितना बेंड करेगी। पोलराइजेशन के केस में क्या होता है, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, ब्रीवेस्टर्स लॉ। ठीक है भाई। अब देखो आपको ये चीज, आपने जो लैंग्वेज लिखी है, जो आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है उसको आप वर्ड की फॉर्म में लिख सको तो आपके आंसर, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। तो ब्रीवेस्टर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द ब्रीवेस्टर्स लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस म्यू इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। और ये पोलराइजिंग एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द अनदर मीडियम। ये डेंसर है, ये रेडर है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल पी किस में बन रहा है, रेडर में। यहाँ का टेंजेंट लेके चलेंगे तो आपको जो म्यू की वैल्यू आएगी, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, म्यू बराबर टेंजेंट पी। बट हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केस में क्या पढ़ चुके, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ये होता है लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। हम पुट कर सकते हैं, तो हमने पुट कर दिया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू टेंजेंट पी। और टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, तो साइन पी बाय कोस पी। क्या कोई चीज बराबर है इनमें, क्या श्योर। ये देखो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था यही तो एंगल पी था, तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पी। अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा, तो हमने यहां से लिख दिया साइन आर इज इक्वल टू कोस पी। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस पी। कोस को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, साइन से साइन अलग हो गया, तो आर किसके बराबर आ गया, 90 माइनस पी। और ये अगर पी को यहां लेके आओगे, आर प्लस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो जो मैंने यहाँ पे बनाया था, इन दोनों के बीच में जो एंगल था 90 डिग्री, वो प्रूव कर दिया। अब आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, प्रूव दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड, या फिर ऐसे आ जाएगा, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर एंड द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको सारा ये करना पड़ेगा, एक नंबर में भी आ सकता है, दो नंबर में भी आ सकता है ना भी है। ठीक है, तो ये कौन सा रूल है, ब्रीवेस्टर्स रूल। अच्छा भी यहाँ पे हमने क्या किया, पोलराइज लाइट ली, ये पोलराइज लाइट है, ये क्या था, इसका नॉर्मल, किसका, इंटरफेस का, जहां पे हम पोलराइजर रखेंगे। अगर इसको हम अलग से देखें कि अगर हमारी लाइट यहाँ पे जा रही है और हमारा जो पोलराइजर है उसका प्लेन ये है, तो ये एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, थीटा। अब जिसके साथ थीटा आता है वहां पे क्या आएगा, कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन थीटा। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, हम एम्पलीट्यूड ले, इंटेंसिटी ले, क्या ले, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, मिलस, MALUS। इन्होंने क्या बोला, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट लगा देंगे। अच्छा अभी तो यहाँ पे a cos थीटा आ गया, ये a sin थीटा आ गया। अगर हम इंटेंसिटी लिखते हैं तो ये क्या आती है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थीटा अगर 0 हो तो i किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर के, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1। 1 पुट कर दो तो i इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये ओरिजिनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i नॉट। इसमें अगर पुट कर दें i इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, यहां से क्या पता चलता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर थीटा, ये आई नॉट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। अब इसके अंदर क्या आता है, स्पेशल केसेस आते हैं, जब थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो। अब 0 होगा तो 1, 180 होगा तो -1, लेकिन यहाँ पे क्या इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1। तो अगर इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने एंगल लिख दिया, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इंटेंसिटी। पहले इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। जब एंगल 0 है तो ये मैक्सिमम है, आई नॉट। जब एंगल 90 हो गया तो cos 90 0, तो इंटेंसिटी 0। और इंटेंसिटी कहाँ 0 होगी, इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे 0 होगी, थीटा 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब जैसे ही थीटा 90 से ऊपर होगा तो माइनस में वैल्यू आएगी cos की, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे फिर से प्लस, तो ये फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देगा और 180 पे जाके इसके बराबर हो जाएगा मैक्सिमम। ये ग्राफ बनेगा। आपसे ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है एक नंबर के ऊपर, एक नंबर में, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या बच गया इसके अंदर, अब इसके अंदर बचता है सिर्फ पोलरॉइड। पोलरॉइड क्या होते हैं, कौन से मटेरियल के हम पोलराइजर का या जिन मटेरियल के हम यूज करते हैं, जो मैंने वो प्रिज्म बनाया था उनको पोलरॉइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पोलराइजेशन का जो आपके एग्जाम में आ सकता है वहां तक क्लियर है।